का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की 1887 में। तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में की थी। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। दादा भाई नौरोजी, दत्त एवं वाचा ने धन निकासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। और धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। मेन रोल दादा भाई नौरोजी का था और उनका साथ देने वाले दत्त और वाचा भी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय WC बनर्जी थे, जो चुनाव में हार गए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। तो कौन जीता था हाउस ऑफ कॉमन्स में? दादा भाई नौरोजी थे, वो पहले भारतीय सदस्य थे। WC बनर्जी थे, तो इन्हें चुनाव लड़े थे लेकिन ये हार गए थे। WC बनर्जी चुनाव तो लड़े थे लेकिन ये हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से 1892 में चुनाव जीता था। तो दादा भाई नौरोजी किस पार्टी से थे? लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे। दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे। और कहाँ से चुनाव ये लड़े थे? फिंसबरी से ये चुनाव लड़े थे। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा की। तो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की। 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। तो बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। 20 जुलाई 1905 को यह घोषणा हुई थी। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन करता है। और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किसके अगेंस्ट की गई थी? बंगाल विभाजन के अगेंस्ट की गई थी। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई 7 अगस्त 1905 को। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया, प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। जो 20 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी वो 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इसी 16 अक्टूबर 1905 के दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस के रूप में किस डेट को मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन राखी दिवस के रूप में मनाया गया। शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन शोक दिवस के दिन 16 अक्टूबर 1905 के दिन राखी दिवस मनाया गया। किसके कहने पर? रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि के नारे
लगाए गए। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन का विचार किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र। और इनकी एक पत्र थी, उस पत्र का नाम था संजीवनी। इनके एक पत्र संजीवनी में कृष्ण कुमार मित्र का एक पत्र था संजीवनी में स्वदेशी आंदोलन का विचार प्रस्तुत किया गया। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। आंध्र के जो डेल्टा इलाके थे, आंध्र प्रदेश के जो डेल्टा इलाके थे, नदी के किनारे या बंगाल के साइड वाले इलाके थे, वहाँ पे स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, पूना व बम्बई में तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया। तो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में कौन कर रहा था? सैयद हैदर राजा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर राजा कर रहे थे। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर राजा कर रहे थे। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई कर रहे थे। मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, पूना एवं बम्बई में तिलक, पूना एवं बम्बई में तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया। पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। तो स्वराज की मांग किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार किए थे। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो अगर स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। शब्द अगर पूछे तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। लेकिन दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में की है। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर ही 1907 के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी गर्म दल, उदारवादी नरम दल नामक दो दलों में विभाजित हो गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। तो इसे स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीके को लेकर, स्वदेशी आंदोलन किसके लिए चला था? बंगाल विभाजन के विरोध में ये बना था 7 अगस्त 1905 को। तो ये स्वदेशी आंदोलन के विरोध में ही बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन बना था। लेकिन स्वदेशी आंदोलन के चलाने के तरीके कैसे होने चाहिए, इसी को लेकर के 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन में दो टुकड़े हुए। एक उग्रवादी गर्म दल का एक ग्रुप बना और एक जो है दो दलों में विभाजित हुआ, एक उग्रवादी और एक उदारवादी गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया। उस समय कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। उस समय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही बारिंदर नाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोमार बांग्ला लिखा। बाद में यही गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने बारिसाल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। तो स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने बारिसाल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। अश्विनी कुमार दत्त ने बारिसाल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। अश्विनी कुमार दत्त ने बारिसाल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की।
स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रसिद्ध गीत अमार सुमार बंगला किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और किसके अवसर पर लिखा था? अमार सुमार बंगला गीत रविंद्रनाथ टैगोर ने किसके अवसर पर लिखा था? स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही लिखा था। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सुमार बंगला लिखा। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने बारिसाल में स्वदेशी बांधव समिति की घोषणा की स्थापना की। अश्विनी कुमार दत्त ने बारिसाल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। कांग्रेस की कुछ प्रमुख टिप्पणियां। डफरिन कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। तो सूक्ष्मदर्शी किसका है? डफरिन का है। कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। तो लड़खड़ा कर गिरना और शांतिपूर्वक मरना, ये किसने बात कही थी? स्वदेशी आंदोलन के लिए करजन ने कही थी। कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। तो क्षय रोग की बात किसने की थी? अरविंद घोष ने की थी। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। तो जो भूखे राजनीतिक की बात किसने कही थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने कही थी। बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। 3 दिन का तमाशा की बात किसने की थी? अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त 3 दिन का तमाशा। अश्विनी कुमार दत्त 3 दिन का तमाशा देख रहे थे। ऐसे हम कहेंगे अश्विनी कुमार दत्त 3 दिन का तमाशा देख रहे थे। बंकिम चंद्र चटर्जी भूखे हुए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी भूखे राजनीतिज्ञ हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अरविंद घोष ने एक क्षय रोगी को देखा। अरविंद घोष ने एक क्षय रोगी को देखा। अरविंद घोष ने एक क्षय रोगी को देखा। करजन ने लड़खड़ा कर गिरा, शांतिपूर्वक मरना करजन का है। डफरिन सूक्ष्मदर्शी लिया हुआ था। डफरिन सूक्ष्मदर्शी लिखा। डफर था इसलिए सूक्ष्मदर्शी लिखा। डफरिन सूक्ष्मदर्शी लिया था। और लाला लजपत राय लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज। कांग्रेस लाला लजपत राय कह रहे हैं कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। तो लाला लाजपत राय ये कहते हैं कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। ये कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये लाला लाजपत राय कह रहे हैं। विपिन चंद्र पाल कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। तो याचना कौन कर रहा है? याचना करते हुए किसने देखा है? विपिन चंद्र पाल ने याचना करते हुए देखा। विपिन चंद्र पाल ने याचना करते हुए देखा। फिर से एक बार देख लेते हैं। डफरिन सूक्ष्मदर्शी लिया हुआ था। डफरिन सूक्ष्मदर्शी लिया हुआ था। करजन लड़खड़ा कर गिर गया और शांतिपूर्वक मर गया। करजन लड़खड़ा कर गिर गया। अरविंद घोष ने एक क्षय रोगी को देखा। अरविंद घोष ने एक क्षय रोगी को देखा। बंकिम चंद्र चटर्जी भूखे राजनीतिज्ञ को देखे। बंकिम चंद्र चटर्जी भूखे राजनीतिज्ञ को देखे। अश्विनी कुमार दत्त 3 दिन का तमाशा देख रहे थे। अश्विनी कुमार दत्त 3 दिन का तमाशा देख रहे थे। अश्विनी कुमार दत्त 3 दिन का तमाशा देख रहे थे। लाला लाजपत राय कहते हैं कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। विपिन चंद्र पाल याचना करते हुए इंसान को देखते हैं। विपिन चंद्र पाल याचना करने वाली संस्था को देखते हैं। विपिन चंद्र पाल याचना करने वाली संस्था को देखते हैं। तो ये था कि कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियां की गई थी। इन्होंने जो है कांग्रेस पर टिप्पणियां की थी। (1893) का वर्ष एक महत्वपूर्ण एक परिवर्तन बिंदु। 1893 का वर्ष